नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस हम करेंगे। सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से को देखेंगे। एडिटोरियल में आज पहला आर्टिकल देखेंगे जो कि भारत की राजनीतिक स्थिति को बताता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, राष्ट्रपति के द्वारा जब दोनों सदनों को बुलाया गया था और उस समय में वो जब भाषण दे रही थी तो उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया था। इसका मतलब ये है वहां पर कांग्रेस की बुराई बताई गई। तो अब कांग्रेस भी क्यों चुप रहेगी? विपक्ष की पार्टी की तरफ से भी कुछ चीज कही गई है। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम देखने वाले हैं कांग्रेस की जो लीडर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जो बताता है कि भाई, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते भी हैं ना, तो ऐसे मेजॉरिटी के साथ जो बोलते थे ना अब की बार 400 पार, वो कुछ नहीं हुआ है। इस बार आपको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी है और इस बार विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम पीरियड में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, कौन कौन सी कमियां हमको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से ऐसे विवादास्पद कानून लाए गए हैं, उनके बारे में यहाँ चर्चा होगी। इसके बाद का जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली अमेरिका की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका में अभी हाल फिलहाल में चुनाव होने वाला है। वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, लोग क्या चाहते हैं, वहाँ की इकोनॉमिक स्थिति कैसी है, फॉरेन रिलेशन को कौन किस प्रकार से रख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में ये लड़ाई होने वाली है, इकोनॉमी को कौन बेहतर तरीके से हैंडल कर पाए हैं, ट्रेड पॉलिसी दोनों लीडर्स की कैसे रही है, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा होगी। तभी जाकर के इससे थोड़ा सा अंदाजा निकल जाएगा कि भाई कौन बेहतर लीडर हो सकता है आने वाले समय में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, अमेरिका में चुनाव होने वाला है, वहाँ के लोगों की क्या डिजायर है, क्या इच्छा है, इन सब बातों को ये आर्टिकल बताता है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं इस आर्टिकल को जो कि भारत की राजनीतिक स्थिति को बताता है। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम बीजेपी के संदर्भ में बात करने वाले हैं। इस आर्टिकल में कांग्रेस की लीडर के द्वारा बीजेपी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर के बीजेपी की जो पॉलिसीज रही हैं अभी तक, किस प्रकार की रही हैं, लोग कितने खुश हैं, लोग ने वोट क्यों दिया है बीजेपी को, इन सारी बातों की यहाँ पर चर्चा करी जाती है। तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, इसका डिस्कशन यहाँ पर हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, हाल फिलहाल में देखा जाए लोकसभा के चुनाव कंडक्ट कराए गए और इस बार फिर से बीजेपी जीत गई है और प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। हाल फिलहाल में जब दोनों सदनों की बैठक बुलाई गई थी तो राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी का जिक्र किया गया है। जो आपातकाल की घोषणा करी गई थी इंदिरा गांधी की तरफ से, उसकी आलोचना करी जाती है। उसी के बदले में आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से ये आर्टिकल लिखा गया है। उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश करी है, आईना दिखाने की कोशिश करी है कि ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस के समय में संविधान का उल्लंघन हुआ है, आपके समय में भी कम चीज़ों को नहीं दबाया गया है। इसके ऊपर यहाँ पर हम फोकस करने वाले हैं। हाल फिलहाल में देखिए, 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। देयर इज़ नो एविडेंस दैट प्राइम मिनिस्टर हैज़ कम टू टर्म विथ द इलेक्टोरल आउटकम और हैज़ रिफ्लेक्टेड ऑन द मैसेज सेंड टू हिम बाय वोटर। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि प्रधानमंत्री चुनावी नतीजों से सहमत हो गए हैं या फिर वो खुश हैं, साथ ही साथ या फिर उन्होंने मतदाताओं द्वारा उन्हें भेजे गए संदेश पर उन्होंने कभी विचार किया है। वोटर्स क्या चाहते हैं इसके बारे में सरकार कुछ नहीं सोचती है। तो इस बार का जो इलेक्शन रहा था, जिसमें आप देख सकते हैं, राइटर का कहना है कि इस बार का जो इलेक्शन रहा था, इस बार जो मोदी सरकार बोल रही थी कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, वो चीज़ हो नहीं पाई है। ठीक है, उसका बहुत सारा रीजन है। ठीक है, जैसे कि विभाजनकारी, मतभेद पैदा करने वाली, घृणा की राजनीति
बीजेपी कर रही थी। लोगों ने इन सारी चीज़ों को खारिज कर दिया है, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शासन वाली जो सरकार थी, मेजॉरिटी वाली सरकार को उन्होंने नकार दिया। तो भाजपा को इसीलिए क्या नहीं मिला, बहुमत नहीं मिल पाया है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण इशू के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो कि बीजेपी के दौरान हमको देखने को मिले हैं। जैसे हाल फिलहाल में देखा जाए ना, अभी प्रोटेम स्पीकर का मुद्दा बहुत ज़्यादा गूंज रहा था। प्रोटेम स्पीकर का मुद्दा कैसे गूंज रहा था कि भाई जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता है तब तक उसकी जगह में काम करने के लिए हम एक प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर कौन होगा? प्रोटेम स्पीकर नॉर्मली सीनियर व्यक्ति को बनाया जाता है। जैसे लोकसभा में हम बना रहे हैं ना, तो लोकसभा का कोई जो सीनियर सांसद होगा उसको हम प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया था। बीजेपी अपने हिसाब से उसको सिलेक्शन कर रही थी, इसलिए कांग्रेस ने इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा उठाया था। तो जो प्रोटेम स्पीकर है ना, इसके बारे में काफ़ी विवाद हमको देखने को मिला। जैसे कि भर्तृहरि मेहताब को अपॉइंटमेंट किया गया था, किसके लिए? प्रोटेम स्पीकर के लिए। अब जो स्पीकर की पोस्ट है, चलो स्पीकर की पोस्ट तो बीजेपी अपने हिसाब से रखेगी, लेकिन जो इंडिया ब्लॉक की पार्टीज़ हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था कि भाई जो डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो किसी भी अपोजिशन के सीनियर मेंबर को आप दे दीजिए। लेकिन इस बात से सहमत नहीं हुई थी बीजेपी की सरकार। तो एक चीज़ तो ये हो गया है। अब अगला जो मुद्दा यहाँ पर उठाया जा रहा है वो उठाया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी ना, इस मुद्दे को यहाँ पर घसीटा जाता है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो संसद को आहूत किया गया था उसमें राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी का जिक्र किया गया था। देखिए, राष्ट्रपति जो भाषण देती है ना, वो उनका कोई खुद का भाषण नहीं रहता है। ये आप समझ लीजिए कि पीछे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। आप इसको ऐसे करके सोच सकते हैं। देखिए, यदि इमरजेंसी इतनी ही ज़्यादा घातक होती ना, तो आने वाले समय में इंदिरा गांधी फिर से चुनी नहीं जाती। जनता तो उनको जाहिर सी बात दोबारा कभी चुनती ही नहीं। लेकिन आप देखेंगे इमरजेंसी लगने के बावजूद भी इंदिरा गांधी को लोगों ने फिर से जिताया था चुनाव में। अब अगला जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो है कि भाई एक साथ में आप देखेंगे 146 जो एमएलए हैं, 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आपने सस्पेंड कर दिया था, सस्पेंशन कर दिया था। ये लोग किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे? पार्लियामेंट में जो हमला हुआ था ना, उसकी जांच की ये लोग डिमांड कर रहे थे। बदले में क्या मिला? इनको सस्पेंड कर दिया गया। और किसके द्वारा? ओम बिरला के द्वारा। इस प्रकार से संविधान का यहाँ पर उल्लंघन होता है बोला जा रहा है। कुछ कुछ ला ऐसे बनाए गए हैं जिनके ऊपर सरकार बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करती, फटाफट विधेयक पारित कर देती है। तो जो कंट्रोवर्शियल इशूज होते हैं उनको कमेटी बना करके उनकी जांच पड़ताल कराई जानी चाहिए। लीगल एक्सपर्ट लोगों से सलाह ली जानी चाहिए। इसके अलावा सरकार की तरफ से एक जो कानून लाया गया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रोटेक्शन फॉरेस्ट कानून से रिलेटेड है। तो इसमें सरकार ने जो फॉरेस्ट से रिलेटेड कानून है ना, उनको कमज़ोर करने की कोशिश करी है। ये मुद्दा भी बहुत ज़ोर शोर से गूंजा था, कहाँ पर? पार्लियामेंट में। अगली चर्चा यहाँ पर करी जाती है किस चीज़ को लेकर के? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सरकार अपना विकास का काम करना चाह रही है। उस विकास के काम के कारण लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ का जो पेड़ पौधा है कितना सारा काटा जाएगा। साथ ही साथ वहाँ जो जनजाति लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उनका क्या होगा? ये चीज़ फिर से रिस्टोर होने वाली नहीं है। साथ ही साथ एक चीज़ पर फोकस किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई किसी भी बिल या फिर विधेयक के ऊपर फुल डिबेट एंड डिस्कशन आप क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब ये है विपक्ष की आप सुनना नहीं चाहते हैं।
लोकसभा का जो स्पीकर है ना वो टाइम निर्धारित कर देता है कि किसको कितना बोलना है। पता चला बीजेपी को ज़्यादा समय मिल जा रहा है, विपक्ष को कम समय मिल जा रहा है। तो किसी भी विधेयक के ऊपर फुल डिबेट एंड डिस्कशन नहीं होगा। तो इसी प्रकार से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का जो विरोध हो रहा है ना, तो बहुत सारे जो नियम कानून हैं उनका भी इसी प्रकार से विरोध होते रहेगा। अगला मुद्दा उठाया जाता है राइटर की तरफ से, इंदिरा गांधी की तरफ से, नीट स्कैंडल का। अब देखिए, एक तो नौकरी नहीं मिल रही है, दूसरी नौकरी किनको आप दे रहे हैं? जो आपको पैसा दे रहा है। इसमें आप ऐसे लोगों का नाम निकाल रहे हैं जो गुंडा है। तो क्या इसमें बिना पॉलिटिक्स के ये सारी चीज़ संभव हो जाएंगी क्या? नेता लोग तो सब पूरा बचने के चक्कर में है अपना, नेता लोग तो सब बच जाएंगे, नाम ले दे रहे हैं गुंडे लोगों का, जो कि ऑलरेडी से उनके न जाने ऐसे कितने केसेस चल रहे हैं। तो इससे कुछ नहीं होने वाला। साथ ही साथ आप देखते हैं ना कि पिछले 10 साल में जो इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं वो बहुत डैमेज हुए हैं। डैमेज होने का मतलब ये है उनकी जो आज़ादी है ना उसको कम किया गया है। जैसे कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड यूनिवर्सिटीज़ अपने आप में जो इतना मजबूत हुआ करती थी, उनकी स्वायत्तता को, स्वतंत्रता को कम किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे चर्चा करी जाती है कि भारत में माइनॉरिटी कमिटीज़ की क्या स्थिति है, किस प्रकार से दलित लोगों को यहाँ पर दबाया जाता है, जो दलित लोगों के अधिकार है ना उनको छीना जाता है। इसलिए जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक हो रहा है पार्टिकुलरली सरकार की तरफ से इनडायरेक्टली, इन सब चीज़ों को रोका जाना चाहिए। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, ठीक है, इन सब के प्रति समानता होनी चाहिए। इसके बाद मणिपुर का मुद्दा उठाया जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था, फरवरी 2022 में बीजेपी एंड इसके जो एलायंस हैं इन्होंने मेजॉरिटी हासिल करी थी असेंबली इलेक्शन मणिपुर में। 15 महीने के भीतर आप देखेंगे मणिपुर में हिंसक घटनाएं चालू हो गई हैं। यहाँ पर भी वही बात है, बौद्ध, ईसाई, हिंदू, ये जो समुदाय हैं इनके बीच में हमको लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि अपोजिशन पार्टी किस प्रकार से क्या सहयोग दे रही है कि नहीं दे रही है। इंडिया ब्लॉक की जो पार्टीज हैं उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि हम किसी प्रकार का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने ऑफर किया कि हम जो है कोऑपरेशन के साथ में काम करेंगे। कुल मिलाकर के जो इंडिया ब्लॉक है, कांग्रेस का जो गठबंधन है, उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि भाई हम जो है पार्लियामेंट को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं ताकि इसकी जो प्रोसीडिंग है ना वो कंटिन्यू होते रहे। तो ये प्राइम मिनिस्टर से आशा करी जाती है कि उनकी जो गवर्नमेंट है हम लोगों को रिस्पॉन्ड करेगी पॉजिटिवली। साथ ही साथ अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं उनकी भूमिका बताई जा रही है कि भाई हमें कैसे काम करना चाहिए। हम चाहते हैं कि संसद में संतुलन बना रहे और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो कंटिन्यू रहना चाहिए, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि भाई जो लाखों लोग डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड को हम पूरा कर सकें। उनकी जो चिंता है उनको हम संसद में उठाएंगे और उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी आगे आएगा ताकि हम लोकतांत्रिक कर्तव्यों को पूरा कर सकें। इस आर्टिकल में हम चर्चा करेंगे अमेरिका की राजनीतिक स्थिति के बारे में। आने वाले समय में हम देखेंगे कि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के माध्यम से आप देखेंगे कि सरकार बदल भी सकती है या फिर जो बाइडेन कंटिन्यू राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। अब अमेरिका के नागरिकों की क्या सोच है, अमेरिका में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको निपटाना अभी सरकार की जिम्मेदारी है, कौन कौन सी समस्याओं को अमेरिका फेस कर रहा है, इसके ऊपर यह आर्टिकल लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो दो जो मेन लीडर हैं आने वाले समय में, ठीक है, जो दावेदारी अपना फेस करेंगे वो है जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से ही लोकल को सपोर्ट किया है, ठीक है,
लोकल को सपोर्ट करने का मतलब ये है अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी उन्होंने अपनाया है। इसमें उन लोगों को तकलीफ़ होती है जो कि वहाँ पर जाकर के रहना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर वहाँ की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं। ये सब जो मुद्दे हैं ना, जो बाइडेन की तरफ से बेहतर तरीके से सॉल्व किए गए हैं। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ों का हम देखने वाले हैं। इस बार का जो चुनाव होने वाला है उसके कुछ मुद्दे रहेंगे, जैसे कि इमिग्रेशन की प्रॉब्लम, मतलब ऐसे लोग जो कि वहाँ पर नागरिकता चाहते हैं या फिर अवैध दस्तावेज के साथ रह रहे हैं। डेमोक्रेसी के ऊपर चर्चा होगी, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर फोकस होगा, एबॉर्शन राइट्स, ये सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा होने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए, अमेरिका के जो लोग हैं या तो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो पॉलिसी है, इसमें हमको पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है। ओपिनियन पोल्स ये बताते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं वो हो सकता है कि फिर से सपोर्ट उनको प्रोवाइड करें, एंड यही चीज़ हमको डेमोक्रेट प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से भी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा जो मुद्दा रहने वाला है इलेक्शन का वो है यहाँ की इकोनॉमी का मुद्दा। इसका मतलब ये है अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ रही है। सेकंड नंबर की बात ये है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है, उनकी देश में महंगाई की दर क्या है, कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, कितने बेरोज़गार हैं, काम कितने आसानी से मिल जा रहा है। ये सारे मुद्दे इकोनॉमी के अंतर्गत कवर करे जाते हैं। हमको कुछ इंडिकेटर ऐसे दिखाई देते हैं जो कि अप्स एंड डाउन को बता रहे हैं, जैसे कि कहीं पॉजिटिव है, कहीं पर हमको लो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, कहीं तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट भी अच्छा खासा रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ निगेटिव फैक्ट निकल कर के ये सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्याज दर है वो हाई है। इससे प्रत्येक व्यक्ति ने जो लोन लिया है ना, वो चीज़ प्रभावित होती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है अभी तक डाउन नहीं हो पाई है, मतलब चीज़ों के जो दाम है वो कम नहीं हुए हैं। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद से स्थिति में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि जो मिस्टर बाइडेन है वो बेटर इकोनॉमिक मैनेजर हैं यदि हम डोनाल्ड ट्रंप से उनकी तुलना करते हैं। 65% of the electorate appear to think that economy is in good or very good shape। 65% लोगों का कहना है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है ना वो बेहतर कंडीशन में है या फिर उससे भी ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है। कुछ स्पेशल इश्यूज हैं, मतलब यहाँ की जो अमेरिकन सोसाइटी है उसमें हमको पोलराइजेशन देखने को मिलता है, मतलब बटी हुई हमको दिखाई देती है। कुछ अदर इश्यूज़ की यदि हम चर्चा करें तो जैसे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डी रेगुलेशन है, 1990 के दशक से ही हम अमेरिका में इस प्रकार के कदम देख रहे हैं। जॉब लॉसेस हो रहा है, ठीक है, साथ ही साथ में जो रूरल एरियाज है वो डीपली प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार से हम बहुत सारे डिफरेंसेस देख रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन हैज़ ट्राइड टू रेटिफाई दिस। राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से इन सारे मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश करी जाती है, लेकिन हैज़ नॉट received any credit for his initiatives because rural and semi-urban areas remain feeling discriminated against। आपने प्रयास ज़रूर किए हैं, लेकिन जो अर्बन है एंड सेमी अर्बन है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर हमको ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। उनको अच्छी तरह से पता है, मिस्टर बाइडेन अच्छी तरह से जानते हैं ये जो रूरल वोट रहते हैं, ग्रामीण लोगों का जो वोट है, इसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। बट इट विल टेक डिकेड फॉर सच ए डिवाइड टू बी प्रॉपरली रेटिफाइड। लेकिन गांव और शहर के बीच में, गरीब और अमीर के बीच में जो अंतर है, इसको पाटना कोई आसान काम नहीं है, इसको कम करना कोई आसान काम नहीं है। वहीं यदि हम इंडस्ट्री की बात करें तो जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है अभी भी गुड है, लेकिन फिर भी हमको इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है।
A great deal of current investment goes into high tech, high skilled, high salaried job, but many of these projects are long term in gestation. यदि हम करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ज़्यादातर यहाँ इन्वेस्टमेंट हाई टेक, हाई स्किल्ड, हाई सैलराइज जॉब के लिए देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसी कंडीशन में बहुत कम लोगों को जॉब मिल पाती है। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने बातचीत किया था कि भाई जो है 10% अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ हम लगाएंगे। दिस विल ऐड टू इन्फ्लेशन। यदि ऐसा किया जा रहा है तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। टैक्स यदि आप बढ़ाते हो चाइनीज़ आइटम के ऊपर तो इन्फ्लेशन आपके यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि टैक्स लगाने से पैसा आएगा और पैसा बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा इंक्रीज़ किया जाएगा प्रत्येक फैमिली के एक्सपेंडिचर को 1500 से लेकर के $2500 प्रत्येक साल। इस प्रकार से कुछ कुछ कहना चाहिए वादे किए जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वहीं यदि हम ट्रेड पॉलिसी की बात करें, हमको यहाँ पर क्लियर डिफरेंस दिखाई देता है जो बाइडेन एंड डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच के बीच में। ट्रंप इज़ नो बिलीवर्स इन मल्टीलैटरिज्म। ट्रंप क्या सोचता है कि भाई हम ही आगे रहें। ड्यूरिंग हिज टेन्योर यूज टैरिफ टू लिवरेज बेटर बायलैटरल ट्रेड डील। इसलिए उन्होंने क्या काम किया था, ट्रेड डील को लिवरेज करने की कोशिश किया था। ठीक है, उन्होंने टैरिफ को कम ज़्यादा किया ताकि जो ट्रेड डील है वो उसको मैनेज कर सके। इनमें से कुछ कुछ जो टैरिफ टैक्स लगाए गए थे उनको तो बने रहने दिया गया, लेकिन कुछ कम भी किया गया था जो बाइडन के कार्यकाल में। ठीक है, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए टैक्स को थोड़ा कम कर दिया गया ताकि आप चाइना को काउंटर कर सके, क्योंकि यूरोप की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, चाइना की चीज़ें महंगी हो जाएंगी। वहीं यदि हम यूनियन की बात कर लेना तो यूनियन जो कुछ कुछ रीजन वाले हैं, ब्लू कॉलर वर्कर हैं, ये एक न्यूली यूनियनाइज्ड होते हमको दिखाई दे रहे हैं। अब हाल फिलहाल में जो यूनियन मूवमेंट है बहुत कम हो गए हैं। संगठन जो बनाए जा रहे हैं, यूनियन जो बनाए जाते हैं, ये सोशल तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन्होंने डेमोक्रेट्स की काफ़ी मदद करी है। बट विथ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर प्लेस इन सोसाइटी हैज़ बीन टेकन ओवर इवांगेलिकल मूवमेंट। लेकिन दिक्कत कहाँ पर ये चली जाती है कि भाई यदि आप लोगों को जॉब से निकालना चालू कर दोगे तो जो यूनियन है और वर्कर हैं वो आपका विरोध फिर चालू कर देते हैं। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वो हमारे इंडस्ट्री के कोर सेक्टर से रिलेटेड है। कोर सेक्टर देखा जाए तो भारत में इंडस्ट्री को अलग अलग सेक्टर में हम बांट देते हैं। इस सेक्टर की जो कंपनियां रहती हैं या फिर जो इंडस्ट्री रहती है ना, सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री कहलाती है। ये भारत की कहना चाहिए नींव है, बेस है। इनकी ग्रोथ रेट को ज़्यादातर हम मॉनिटर करते रहते हैं, इससे भारत की इकोनॉमिक स्थिति का हमको पता चलता है। हाल फिलहाल में देखा जाए जो कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ रहा है उसमें हमको 6.3% की गिरावट देखने को मिली है मई के महीने में। आउटपुट ग्रोथ इसका मतलब ये है हम कच्चे माल से जो पक्का माल तैयार कर रहे हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें हमको गिरावट देखने को मिली है। ये रीज़न हो सकता है डिमांड के ऊपर कि भाई कितनी डिमांड रही है चीज़ों की। पहले अप्रैल के महीने में 6.7% थी, ये घट करके 6.3% हो गई है ग्रोथ रेट मई के महीने में। ठीक है, लेकिन हमको डबल डिजिट राइज देखने को मिला है कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, जो कि बाकी के सेक्टर को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, कोयला ज़्यादा पैदा होगा, ज़्यादा बिजली बनेगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, इसमें वृद्धि देखने को मिली है 3.7% की, यदि हम अप्रैल के लेवल से चर्चा करें तो। कोर सेक्टर के अंतर्गत 8 की इंडस्ट्री शामिल होती हैं: कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट,
एंड इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनकी ग्रोथ रेट, कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। ये एक क्रूशियल इंडिकेटर है ओवरऑल भारत की इकोनॉमी की हेल्थ को ये बताता है। ए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट इन द कोर सेक्टर ऑफन सिग्नल्स ए पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक। यदि इनकी वृद्धि हो रही है मतलब देश की जो इकोनॉमी है उसमें पॉजिटिव ट्रेंड हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे वो है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। इसी के माध्यम से हम ये चीज़ पता लगा पाते हैं। तो जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है इसको प्रिपेयर किया जाता है हर महीने एंड इसको रिलीज़ किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र OEA के माध्यम से, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से ये चीज़ को प्रिपेयर किया जाता है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट आ जाते हैं जो कि कलेक्टिवली रिफ्लेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं? कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र। ये इसके कहना चाहिए मेन कंपोनेंट माने जाते हैं। वहीं यदि हम करंट वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट को वेटेज दिया जाता है 28%, इलेक्ट्रिसिटी को 19 है, स्टील को 17 है, कोल को 10 है, क्रूड ऑयल को 8 है, नेचुरल गैस को 6 है, सीमेंट को 5 है, फर्टिलाइज़र को कम है। ICI for a reference month is released within a time lag of 1 month on the last day of next month, which is about 12 days prior to the release of index of industrial production। IIP के रिलीज होने के जस्ट पहले इसको रिलीज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बेस ईयर की बात करें तो जो बेस ईयर है हम 2011-12 को लेते हैं और इसी से फिर तुलना करते हैं। ICI का यूज़ पॉलिसी मेकर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अदर जो मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट है, बैंक है, RBI है, ये सारे लोग इसका रेफरेंस लेते हैं और इसको लेकर के अपनी पॉलिसी बनाने का काम करते हैं।